वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि कल की क्लास में मैंने कराया था आपको, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, और उसके बाद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने बताया था। उसके बाद हमने बताया था कि वॉइड और वॉइडेबल के बीच में क्या डिफरेंस है। आइए उससे आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये न्यू टॉपिक है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, तो आप इसको क्विट नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? ऑफर के बारे में हम लोगों ने समझ चुके हैं, एक्सेप्टेंस क्या होता है उसके बारे में समझा, उसके बाद रिवोकेशन क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आइए बच्चे, तो यहाँ पर बेटा हम लोग समझेंगे कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, लेकिन कंसिडरेशन को समझने से पहले एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेटा जी हम यहाँ पर वन शॉट में करने वाले हैं। आइए सबसे पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने बात करा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने बात करा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंसिडरेशन के और वैलिडिटी क्या होता है, उसके बाद थर्ड पार्टी के क्या राइट्स होते हैं, वाइड अग्रीमेंट एंड इसके रूल्स क्या होता है बेटा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड वाई कंसिडरेशंस वर्क, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस आज की क्लास का टॉपिक और आज का एजेंडा एजेंडा रहेगा बेटा, जिन सभी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही ये सिलेबस है और उसी का एक चैप्टर है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। आइए सबसे पहले हम बात अगर करें, एक बार समरी करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोगों ने समझ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है ऑलरेडी करा हुआ है। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी करा हुआ है बेटा, सेक्शन 10 के अंदर जो मेंशन है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टी ऑलरेडी मैंने करा हुआ। जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप चैनल पे जाकर के देखेंगे। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज मैं करा दूंगा। अगर यहाँ पर बात करें वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस करा हुआ है हमने। उसके बाद अगर हम बात करें वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है और इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है बेटा, उसके बारे में डिस्कस करा हुआ है। ऑफर और प्रपोजल का मतलब क्या होता है, फिर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रपोजल का मतलब क्या होता है और काइंड्स ऑफ ऑफर क्या होता है बेटा, इसके बारे में ऑलरेडी करा हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनविटेशन टू ऑफर, ये ऑलरेडी हमने करा हुआ है, और रिवोकेशन, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी कल की क्लास में और परसों परसों वाली क्लास में, दो क्लास में मैंने करा दिया है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बेटा, मेनली जो मेरा एजेंडा रहेगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसको बताते हुए मैं चले जाऊंगा, कंसिडरेशन बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल। शुरुआत हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के मतलब से, क्योंकि ऑलरेडी हमने जाना हुआ है, हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड। सेक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल मैंने बता रखा है, ए प्रॉमिस टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹1,00,000 और बी एग्री है, ये कॉन्ट्रैक्ट है बेटा। आइए हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं बेटा, जो एक पिछले जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसका ये पार्ट है ये। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन वैलिडिटी। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेशन की अगर बात करें बेटा, तो जन्म के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट को कितने पार्ट में बांटा है, फॉर्मेशन, इसका जन्म के आधार पे कितने टाइप्स में कॉन्ट्रैक्ट को बांटा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर अगर हम बात करें वैलिडिटी, क्या वैलिडिटी रहेगा बेटा, और उसके बाद अगर हम बात करें परफॉर्मेंस, इसका काम क्या है, कैसे क्या परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे सब पहले समझो, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद अगर इसमें बात करें वैलिडिटी के बेस पर, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड क्या होगा, वॉइडेबल क्या होगा, इलीगल क्या होगा, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, जहां पर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, और एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक होता है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। आइए बात करते हैं बेटा। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ही बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें बेस्ड ऑन वैलिडिटी, वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, ये दोनों बात एक ही है। हम इसके वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटीज के बेस पे हम बात करें तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सेक्शन 10 में जितनी भी बातें लिखी है बेटा, अगर वो प्रेजेंट है, हम उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे।
सेक्शन 10 के अंदर जो भी चीजें मेंशन है, ऑफर एंड एक्सेप्ट एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, ये जो सेक्शन 10 में लिखी हुई बातें अगर सारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट, देन दिस इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट दैट मीट्स द ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशंस, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड ये सारे के सारे चीज अगर बेटा प्रेजेंट है, हम उसको कहेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ए सील गुड्स टू बी फॉर 5,000, both agrees on terms and contract is it is enforceable, बेटा दिस इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आया बात समझ में? चलिए आगे हम बात करेंगे। उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा जी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा जब बनता है तो वैलिड होता है, और बाद में जाकर के कुछ ऐसा सरकमस्टेंसेस इवेंट होने की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं रहा, दिस इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैरिज इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा जब मैरिज बनता है तो ऑफर भी होता है, एक्सेप्टेंस भी होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होती है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होती है बेटा, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। बट बाद में जाकर के मान लो मिस्टर एक्स, यहां पर समझिए, मैं आपको समझाता हूं, यहां पर मिस्टर एक्स है, ये तारीख कितना है, आज अगर हम बात करें तो 7 तारीख है, 7 दिसंबर है, और यहां पर अगर बात करें बेटा रिया, मिस रिया की हम बात कर रहे हैं, इनका डेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बेटा शादी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, यहाँ पे 7 तारीख की ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और डेट ऑफ मैरिज की अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर 15/12 यानी 15 दिसंबर का डेट ऑफ मैरिज है बेटा। मान लीजिए 7/12 को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो हुआ जब था मिस्टर एक्स और रिया के साथ में बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, यानी ऑफर भी था और एक्सेप्टेंस भी था, ठीक है। बट 15 तारीख से पहले ही मिस्टर एक्स चले गए, उनकी डेथ हो गई, बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पॉसिबल रहा? क्या दूसरा मिस्टर एक्स को पैदा करेंगे हम? नहीं, तो मिस्टर एक्स नहीं रहा। दिस इज अ पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, ये पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए मिस्टर एक्स नहीं रहा, तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा? ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा जब बना था तो वैलिड था, बाद में जाकर के कुछ ऐसा घटना घट गया जिसकी वजह से उसको पूरा करना पॉसिबल नहीं। भाई दूसरे के साथ शादी हो सकता है, वो व्यक्ति तो नहीं रहा ना, बात समझ रहे हैं? दिस इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बेटा? आया बात समझ में? तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूं। हम इसको क्या कहते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट बिकम्स सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। बेटा जी अब ये बना था तो वैलिड था, बट बाद में जाकर के कुछ ऐसा घटना घट गया जिसकी वजह से इसको पूरा करना पॉसिबल नहीं रहा, दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल रहा, इलीगलिटी हो गया बेटा, दिस इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स टू बी, बट बिफोर डिलीवरी गुड्स डिस्ट्रॉय। भाई साहब ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी मैं तुम्हें गुड्स को डिलीवरी करूंगा, लेकिन गुड्स को डिलीवरी करने से पहले उसके गोडाउन में आग लग गया। अब बताओ आग लग गया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे? पॉसिबल है नहीं, दिस इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, यहां पे हम लोग बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। बेटा जी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि मैंने आपका कार कहा कि 50,000 में दे दो, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा, या इस प्रॉपर्टी पे साइन करो वरना तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूंगा। मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं, मैं तुम्हें भी दबाव दे रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं लेकिन तुम्हें स्वतंत्र नहीं होने दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा जब भी कोर्शन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनती है, फ्रॉड के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनती है, एंड मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनती है बेटा, इट इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी का मतलब वीकर पार्टी। मैंने किसी को धमकी देकर के कॉन्ट्रैक्ट किया हूं, आई एम अ डोमिनेटिंग पार्टी, बट सामने वाला पार्टी कौन है बेटा? वीकर पार्टी है, कमजोर पार्टी है, हमने उनको दबाया, हमने उनको डांटा, हमने उनको धमकी से कॉन्ट्रैक्ट किया, बेटा वॉइडेबल है। अब वो उसके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहता है कि नहीं छोड़ो, जो हुआ से छोड़ो हटाओ, तब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। उसने कहा नहीं छोड़ूंगा नहीं, कोर्ट में लेके जाऊंगा, तो भैया वैलिड है, तब ये कर सकते हैं। ये उसके ये एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ बाय वन पार्टी बट वाइड एट द अदर डायरेक्शंस, डिस्क्रिशन,
ऑफ्टेन ड्यू टू कोर्शन, यही बातें हैं बेटा जो मैंने बताया, आप पढ़ लेंगे आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। ए फोर्सेस बी टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, बी कैन डिक्लेयर इट लेटर। बेटा जो मैंने आपको बात बताया वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है कि कोई भी धमकी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनती है वो वॉइडेबल के कैटेगरीज में आ जाता है, चाहे वो फ्रॉड के थ्रू हो, चाहे वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू हो, चाहे अगर हम बात करें मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हो, चाहे कोर्सन, कुछ भी हो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, चाहे कोर्सन में हो, चाहे अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनती है, वॉइडेबल होता है बेटा। आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे आपको, फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में बताएंगे क्वेश्चन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। क्वेश्चन की बात करें फिजिकल प्रेशर होती है, और अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करें तो बेटा मेंटल प्रेशर होती है, वहां पर भावनात्मक दबाव, जहां पर एक स्टूडेंट के टीचर के साथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन होती है, एक डॉक्टर एंड पेशेंट के साथ होता है, तो वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के चांसेस ज्यादा होती है बेटा। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए, इलीगल अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इलीगल एग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है बेटा जो इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ मना करता है। गांजा बेचने का काम, चरीस बेचने का काम, इलीगल एक्टिविटीज करने का काम, पैसों लेकर के जॉब दिलाने का काम, रिश्वत लेने का काम, बेटा इट इज एन इलीगल एक्टिविटीज। बेटा एक चीज का ध्यान रखेंगे, एक होता है इलीगल एग्रीमेंट और एक होता है वॉइड एग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलीगल एग्रीमेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट? बच्चों कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये दोनों सेम है। नहीं बेटा, वॉइड अग्रीमेंट में बेटा अग्रीमेंट होता है बट इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय इन कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ, एक हस्बैंड ने अगर मान लीजिए अपने वाइफ से कमिटमेंट करा, प्रॉमिस करा कि मैं आपको हर महीने इतने पैसे दूंगा, और क्या नहीं देंगे तो क्या कोर्ट में जाएंगे? नहीं, इट इज अ सोशल नेचर अग्रीमेंट, इट इज अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट। बेटा जी सोशल अग्रीमेंट में क्या होता है, कंसर्न पार्टीज को सजा नहीं मिलता। बात समझ पा रहे हैं? अग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, उसका बेस ही खराब होता है। बट इलीगल एग्रीमेंट की बात करें बेटा, टोटली ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, नियम और कानून को तोड़ रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे एक्टिविटीज करने वाले व्यक्ति को जेल भी हो सकता है, सजा भी दिया जा सकता है बेटा। तो इलीगल एग्रीमेंट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, दिस आर वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग, क्रिमिनल और इमोरल एक्टिविटीज। ए कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर स्मगलिंग गुड्स, चेरिस वगैरह, गांजा, ये सब चीज जो है इलीगल एग्रीमेंट के अंदर आता है बेटा। आइए बच्चे, उसके बाद अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा जो अनएनफोर्सेबल की बात करें, टेक्निकल डिफेक्ट, टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज होती है बेटा, हम उसको क्या बोलते हैं? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट दैट वैलिड बट कैन नॉट बी एनफोर्स ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट, लैक ऑफ रिटन फॉर्म। आपने प्रॉपर्टी खरीदा, आपने मकान खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा, साइन करवाना चाहिए प्रॉपर्टी के पेपर पे, लीगल डॉक्यूमेंट पे, आपने A4 साइज का पेपर ले आए, नॉर्मल जो उसका फोटो कॉपी हम करते हैं, उसी पे आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, या नॉर्मल पेपर पे आपने करा दिया। भाई साहब ये टेक्निकल डिफेक्ट है, जिसमें जो चीज होना चाहिए उसी के लिए वो फिट बैठा है। बात समझ पा रहे हैं? ये अनस्टैम्प्ड अग्रीमेंट, दिस इज कॉल्ड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। आप समझ लेंगे, ओरल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। समझ गए बात को? आइए, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा जहां पर आप बोल करके कॉन्ट्रैक्ट करते हो, द टर्म्स एक्सप्लिसिटी सेड, या तो बोल करके करते हो, या तो लिख करके करते हो, या तो बोल करके करते हो। बेटा एक्सप्रेस का मतलब आप अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हो सामने वाले की, या तो लिख करके या तो बोल करके, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? ए एग्रीज टू सेल बी अ बाइक फॉर 30,000 बाय रिटन अग्रीमेंट। बेटा ये रिटन अग्रीमेंट की बात करें तो यहां पर आपने लिख करके कहा है, आप मौखिक रूप से भी बोल सकते हैं, ओरली। आइए बेटा, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो हरकतें की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बनती है बेटा। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं, आप रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे आप खड़े थे, कुल्ली आया और आपका सामान उठाया और लेकर के चला गया प्लेटफॉर्म तक। समझ गए बात को? आपको लगेज लेकर के ट्रेन तक छोड़ दिया, और उसके बाद जब आपसे पैसा मांगा तो आपने कहा कि मैंने कहा था आपको लाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जब आपकी मंजूरी नहीं थी तो आपने मना क्यों नहीं करा? लॉ कहता है कि आपकी हरकतों की वजह से उसने इंप्लाइड ऑफर दिया और आपने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया, इट मींस कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, पेमेंट करनी पड़ेगी, मना नहीं कर सकते। बात आई समझ में? आप रेड लाइट पे खड़े थे, बस आया, बस रुका, इट इज एन इंप्लाइड ऑफर था, और आप अंदर एंटर किए, और जब अंदर गए आपसे किराया मांगा गया, आपने कहा मैं नहीं दूंगा। क्यों? मैंने कहा था ले जाने के लिए। ऐसा नहीं होता। क्यों?
क्योंकि यहां पर इंप्लाइड ऑफर था और आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, पेमेंट करनी पड़ेगी। आप रेस्टोरेंट में बैठे थे और कुछ खाना आया और आपने कंज्यूम कर लिया, और जब आपने आपसे कैशियर ने पेमेंट मांगा तो आपने कहा मैंने कहा था नहीं। जब आपने खाना, आपका खाना नहीं था, तो आपने खाया क्यों? आपने कंज्यूम क्यों करा? आपको पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा यहां पर बोला नहीं जाता है, ना तो यहां पर बोला जाता है, ना तो यहां पर लिख करके किया जाता है एग्रीमेंट। यहां पर हरकतों की वजह से, कंडक्ट के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट बनती है बेटा, दिस इज कॉल्ड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में? आराम से इसको पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, मैं सिंपल वर्ड में आपको समझा देता हूं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसको कानून बनाता है। जैसे समझिए, मैंने पैसा भेजना था मिस्टर रामलाल को, मैंने पैसे भेजना था मिस्टर रामलाल को अकाउंट में, गलती से मेरे से पैसा चला गया मिस्टर श्यामलाल के अकाउंट में। लॉ कहता है आप अनजस्टिस तरीके से इनरिचमेंट नहीं बन सकती, हम नाजायज तरीका से किसी को अमीर नहीं बनने देंगे। एक पार्टी की गलती की वजह से, मिस्टेक की वजह से दूसरी पार्टी को बेनिफिट हम नहीं लेने देंगे। लॉ कहता है तुम्हें वापस करना पड़ेगा। बेटा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम पढ़ाएंगे आपको कि फाइंडर ऑफ गुड्स क्या होता है, क्या ड्यूटीज होती है, क्या टेक केयर करना होता है, इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो अभी इतना समझ लीजिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, तो नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट ऑब्लिगेशन इंपोज्ड बाय लॉ। समझ गए बात को? यहां पर लॉ कहता है कि अनजस्टिस तरीके से हम किसी को अमीर नहीं बनने देंगे, एक पार्टी की गलती की वजह से अगर दूसरी पार्टी को बेनिफिट हुआ है तो रिटर्न करे। पढ़ लेंगे इसको, समझ में आ जाएगा आपको। ई कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म डिजिटली, बेटा जी बहुत ज्यादा जानते हैं आजकल तो मार्केट में, आप यही काम तो आज कर रहे हैं, ऑनलाइन में ही तो लगे रहते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, जहां पर ऑनलाइन मोड में आप क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। यहां पर इस तरह के एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, ई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बहुत ज्यादा आपको पता है, इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, आप लोग समझदार हैं। आइए हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए बेटा, मिस्टर एक्स और यहां पर क्या है मिस्टर वाई। बेटा मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कार दिया और इसने इसके बदले में इसको 1,00,000 रुपीज का पेमेंट करा। बेटा फर्स्ट प्रॉमिस मिस्टर एक्स टू वाई अ कार, सेकेंड प्रॉमिस मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स रुपीज 1,00,000। बेटा जी यहां पर कंसिडरेशन है, यहां पर बदले में है, दोनों पार्टी ने अभी अपने परफॉर्म को पूरा करा, यानी हमने सामान आपको दिया और आपने हमें पैसा लौटा दिया। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है प्रेजेंट में बेटा। यहां पर मिस्टर एक्स ने कार भेज दिया मिस्टर वाई को और इसने पेमेंट कर दिया, यानी बोथ पार्टीज आर परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज, बोथ पार्टीज आर परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज, दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड। दोनों जो वादा किया है बेटा वो निभाना पड़ेगा, और जो निभा दिया वही तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। और क्या है कि जो हमने प्रॉमिस करा हम उसको निभा रहे हैं, निभा दिया। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कार की डिलीवरी कर दिया, मिस्टर वाई ने भी उसको पेमेंट 1,00,000 रुपया कर दिया, क्या हो गया, काम तो खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, दोनों पार्टीज बेटा यहां पर परफॉर्म कर चुका है, कंप्लीटेड है बेटा, दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें बेटा, तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को हम बाइफरकेट कर सकते हैं 2 पार्ट में। एक होता है बेटा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बेटा, एक पार्टी ने परफॉर्म करा है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कार की डिलीवरी करा है, लेकिन मिस्टर वाई अभी तक पेमेंट नहीं करा है बेटा, दिस इज कॉल्ड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एक ही पार्टी यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। बट बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, दोनों लोग फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कार की डिलीवरी फ्यूचर में करेंगे और मिस्टर वाई भी जो है मिस्टर एक्स को 1,00,000 रुपया का पेमेंट फ्यूचर डेट पर करेंगे, दिस इज कॉल्ड बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया बेटा? आराम से इसको पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, आप इसको देख लेना। आइए समझ गए बात को? तो यहां पर बाइलेटरल का मतलब क्या था, बोथ पार्टीज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म फ्यूचर, दोनों व्यक्ति फ्यूचर में करेंगे, जो मैंने एग्जांपल बताया है मोर देन सफिशिएंट होगा बेटा। आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी टॉपिक जिसका नाम है कंसिडरेशन। क्या मतलब होता है बेटा, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन की बात करें बेटा तो सेक्शन 2D के अंदर डिफाइन करा गया है कंसिडरेशन। क्या मतलब होता है कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2D में, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कंसिडरेशन कहता है कंसिडरेशन इज डिफाइंड एंड व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिशन। बेटा जी ये किसके प्रॉमिस डिजायर पर होना चाहिए, प्रोमिसर की और प्रोमिसी की और
any other person has done or abstained from doing or does abstain from doing, promises to do, abstain from doing something, such act or abstinence is called promise, और promise is called consideration for promise। बेटा ये कंसिडरेशन का डेफिनेशन है। तो कंसिडरेशन किसके डिजायर पर होना चाहिए? प्रोमिसी के डिजायर पर होना चाहिए, और प्रोमिसर के डिजायर के साथ साथ प्रोमिसी के डिजायर पे भी होना चाहिए, और एनी अदर पर्सन के डिजायर पर भी होना चाहिए। बेटा यहाँ पर कुछ करने की बात करी जाती है, कुछ ना करने की बात करी जाती है। करने को बोलते हैं विलिंगनेस टू डू समथिंग, और यहां पर ना करने को हम कहते हैं abstain from doing such act, और abstinence is called consideration। आया बात समझ में? चलिए हम आगे इसके पॉइंट्स को और बेहतर तरीके से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन। आइए बच्चे हम लोग बात करेंगे, एक बार कंपेयर करते हैं कि देखो एक प्रॉमिसर है बेटा जी, जो प्रॉमिस करता है उस व्यक्ति को प्रॉमिसर कहा जाता है, और जो उसको पूरा करता है बेटा उसको प्रॉमिसी कहा जाता है। बात को समझिएगा, यहां पर प्रॉमिसर की बात करें बेटा, अ पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस इन कॉन्ट्रैक्ट, बेटा वो प्रॉमिसर कहलाएंगे। और जो यहां पर पार्टी जो है प्रॉमिसी, यानी द पर्सन टू होम द promisee is made is called promisee। obligation की बात करें, has duty to perform the promise, यहां पर उसकी ड्यूटी होती है कि परफॉर्मेंस को यहां पर प्रॉमिस को पूरा करे, परफॉर्म करे। द राइट हैज राइट टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ द प्रॉमिसी, प्रॉमिसी के पास ये अधिकार दिया जाता है बेटा कि उसका बेनिफिट वो ले सके। उसके बाद बात करें बेनिफिट्स की बात, तो मे रिसीव अ बेनिफिट और कंसिडरेशन की हम बात करते हैं, और यहां पर बात करें रिसीव द बेनिफिट और कंसिडरेशन ऑन द प्रॉमिस। ये लाइबिलिटी की बात करें, लाइबल टू फुलफिल प्रॉमिस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर किसके बिहाफ पर करा जाता है? एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। बट यहां पर बात करें प्रॉमिसी की, तो कैन एनफोर्स प्रॉमिस इफ द प्रॉमिसर फेल्स टू परफॉर्म, अगर प्रॉमिसर अगर फेल करता है उस कंडीशन में। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। बेटा एग्जाम में आ भी सकता है, ध्यान रखिएगा। आइए बेटा हम लोग बात करेंगे, कंसिडरेशन को समझते हैं। आइए यहां पर मीनिंग ऑफ सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन को समझिए। It is the price for which the promisee of other party is bought. It can be past, present और future। कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है बेटा। A agrees to sell a car, A agrees to sell a car to B for ₹2 lakh। Here B's payment is the consideration for A's promise is called sell to a car। आइए बेटा कुछ हम लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन की हम बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप इसका डेफिनेशन में भी देखा आपने, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। बेटा जी कंसिडरेशन डिजायर होना चाहिए प्रॉमिसर का। उसके बाद कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन के थ्रू भी होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी सम वैल्यू, बेटा जी कंसिडरेशन की वैल्यू होना चाहिए। यानी अगर ये मार्कर की अगर बात करें बेटा, अगर मान लीजिए 50 रुपये का है, अगर इसको मैंने 10 रुपये में भी बेच दिया तो ये वैलिड है बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यू होना चाहिए। 50 रुपया ही मिले कोई जरूरी नहीं है, 10 रुपये में भी हम चाहे तो बेच सकते हैं। इसकी कोई कुछ प्राइस होना चाहिए बेटा, सम वैल्यू होना चाहिए। कंसिडरेशन इज नॉट इल्यूजरी, काल्पनिक नहीं होना चाहिए, रियल वर्ल्ड में होना चाहिए बेटा, ध्यान रखेंगे। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए बेटा, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इल्यूजरी, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। दीज आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन। सबसे पहला कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्संस, कंसिडरेशन मस्ट बी सम वैल्यू, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए, और कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इल्यूजरी। दिस इज कॉल्ड, ये सारे के सारे बेटा लीगल रूल्स है बेटा। आइए हम लोग एक एक करके सभी पे चर्चा कर लेते हैं क्या मतलब होता है। तो यहां पर समझिए कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर की अगर बात करें बेटा, तो ये कंसिडरेशन किसके डिजायर पर होना चाहिए? प्रॉमिसर के डिजायर पे होना चाहिए। द एक्ट और प्रॉमिसी मस्ट मेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रॉमिसर, भैया प्रॉमिसर की अगर रिक्वेस्ट नहीं है तो वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। इफ ए क्लीन्स बी हाउस, ए क्लीन्स बीज हाउस विदाउट बी रिक्वेस्ट, बिना बी की रिक्वेस्ट ए कैन नॉट डिमांड पेमेंट। भाई साहब बी का रिक्वेस्ट होना जरूरी है, प्रॉमिसर जब तक नहीं कहेंगे तब तक आप नहीं करोगे। तो ए ने क्लीन कर दिया बी का हाउस बिना बी के रिक्वेस्ट पे, तो ये पेमेंट का डिमांड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉमिसर का यहां पर रिक्वेस्ट होना जरूरी है। आइए कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्संस की बात करें बेटा, तो इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय प्रोमिजी और बाय समवन देयर बिहाफ। आइए ए प्रोमिसेस टू बाय पे ₹1000 टू बी, बट बी फ्रेंड सी पेज
1000 on behalf of B, the consideration move may from promisee और any other person from C। बिल्कुल सही बात है। तो consideration promisee के दौरान भी चलेगा, consideration may move from promisee, promisee से भी चल जाएगा, और अगर कोई अदर पर्सन है उनके बिहाफ पर भी है बेटा तो काम चल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ए प्रॉमिस टू पे 1000 टू बी, ए ने कहा मैं बी को दूंगा, बट बीज फ्रेंड सी पेस, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां पर पैसा आना चाहिए, यहां पर पे कर दिया, प्रोमिसी के अलावा कोई अदर पर्सन ने भी करा है तो वैलिड माना जाएगा। इट मस्ट बी सम वैल्यू, बेटा जी मैंने अभी जस्ट बताया इस मार्कर की प्राइस 50 रुपया है और अगर इसको मैंने 10 रुपया में बेच लिया, 5 रुपया में बेच लिया, वैलिड है। लॉ कहता है प्राइस होना जरूरी है, कुछ वैल्यू होना चाहिए, सफिशिएंट वैल्यूज होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखेंगे, इस बात को पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, बेटा जी इसका ऑब्जेक्ट कहता है, आई होप मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेक्शन 10 के अंदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने बताया था कि आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, तो बेटा ये लॉफुल होना जरूरी है। आप आराम से पढ़ेंगे, आपको डेफिनेटली चीजें समझ में आ जाएगा। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इल्यूजरी, बेटा जी काल्पनिक नहीं होना चाहिए, कल्पनाओं के दुनिया में खोए हुए हैं, ऐसा काम नहीं होगा, जो रियल वर्ल्ड में है वही चलेगा। इट मस्ट बी सम रियल टेंजिबल बेनिफिट्स, यानी ए प्रोमिसेस टू गिव बी रिवार्ड इफ ए फील्स लाइक इट, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, फील करना, महसूस करना, ये सब चीजें नहीं चलेगा बेटा, काल्पनिक चीजों को देखो, जो फैक्ट है उस पर बात करते हैं। आइए, सूट पार्टी, सूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, बेटा यहां पर थर्ड पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, आइए हम यहां पर देखते हैं, लेकिन उसके बेनिफिट में होगा तभी कर सकते हैं। आइए, a stranger to contract cannot sue to a stranger to contract, a stranger to contract cannot sue to enforce it। आइए एग्जांपल को देखते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी, ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ कि डिलीवर गुड्स टू सी, ए कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, बी टू डिलीवर गुड्स टू सी, सी कैन नॉट sue ए इफ गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड। बेटा जी यहां पर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है ए और बी है, तो सी डायरेक्टली ए को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ही करेगी। आई बात समझ में? तो ए ने बी को अगर गुड्स की, ए कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि डिलीवर करेंगे गुड्स सी को, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि सी को गुड्स की डिलीवरी करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, तो सी डायरेक्टली ए को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ही इज द आउटसाइडर, ध्यान रखेंगे। आइए, बट इसका कुछ एक्सेप्शंस है बेटा, एक्सेप्शंस के केस में ये कहता है कि सी का अगर बेनिफिट के लिए अगर चीजें करा गया है बेटा तो कर सकते हैं, बेनिफिशियरी कैन शू, तो बेनिफिशियरी कर सकते हैं। आइए, शूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, चाहिए बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट, इस केस में वो बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स, तो यहां पर थर्ड पार्टी कैन शू इफ द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ट्रस्ट और देम। बेटा जी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी भी सू कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, कब? जब उसके ट्रस्ट के लिए करा गया है, उसके बेनिफिट बेनिफिशियरी के ट्रस्ट के लिए करा गया है बेटा, उस केस में वो कर सकते हैं। समझ गए बात को? क्लियर है पॉइंट्स? मैरिज सेटलमेंट की अगर बात करें बेटा, अब पार्टी कैन एनफोर्स मैरिज रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पर आप इस केस में क्या कर सकते हो, जो बेनिफिट के लिए है, तो मैरिज सेटलमेंट के केस में भी आप क्या कर सकते हो बेटा, आप केस कर सकते हो। तो यहां पर जो बेनिफिशियरी है, बेशक उससे हमें कुछ रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, बट ये एनफोर्स कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, यानी ये यहां पर गारंटी आपने ले लिया है तो आपको पे करना पड़ेगा, तो यहां पर एक्नॉलेज अगर आपने कर दिया, एक्नॉलेजमेंट ऑफ थर्ड पार्टीज कैन सू यू, बेटा ये यहां पर एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटीज के केस में आपने लाइबिलिटी ठहरा लिया है, उस केस में आपको करना पड़ेगा, एनफोर्स कर, अगर आपने पेमेंट नहीं करा, मान लीजिए आपने गारंटी ले ली है और आपने नहीं दिया, तो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। आइए बेटा, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, बेटा सिंपल वर्ड में समझो, एज अ जनरल रूल, एज अ जनरल रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट यहां पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस है बेटा, जहां पर अगर कंसिडरेशन ना भी दिया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, बशर्ते यहां पर जो पार्टी जो है उनके बीच में नियर एंड डियर रिलेशनशिप होना चाहिए, और अगर उसको आपने रजिस्टर्ड करा लिया, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइटिंग में करा लिया आपने बेटा, तो वैलिड माना जाएगा। आइए उस पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आइए, एज पर सेक्शन 25 कहता है बेटा, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एन एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 25, एन एग्रीमेंट
एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अब यहां पर देखो, ए प्रोमिसेस टू गिव बी, A promises to give 5,000 as a gift without any exchange of goods and services. Here, there is no consideration from B, that is nothing in return. बेटा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर अगर हम बात करें कंसिडरेशन वॉइड हो जाएगा। बट आओ यहां पर कुछ पॉइंट्स को हम आपको समझाते हैं जहां पर वैलिड माना जाएगा। जनरल रूल ये कहता है कि अगर कंसिडरेशन बदले में अगर नहीं मिल रहा है उस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ये लॉ कंसिडरेशन का अगर बात करें तो यहां पर हेडिंग भी है कि अ वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, यहां पर वॉइड बन जाता है। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस है वहां पर नहीं होता है बेटा। एक्सेप्शंस की अगर बात करें सिंपल वर्ड में, एक बार और समझो इस बात को। सिंपल मैंने अभी बताया कि जनरल रूल में ये कहता है कि एन एग्रीमेंट जिसका कंसिडरेशन अगर रिटर्न में ना हो तो ये वॉइड हो जाता है। जैसे यहां पर अगर बात करें, ए प्रोमिसेस टू बी 5,000 एज अ गिफ्ट, ए ने बी को गिफ्ट तो दिया लेकिन उसके बदले में उसको कुछ गिफ्ट नहीं मिल रहा है, कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो नॉर्मल केसेस में वॉइड बन जाएगा बेटा। बट एक्सेप्शंस की बात करते हैं वहां पर वैलिड हो जाता है, बेशक उसके रिटर्न्स में कुछ मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता है। बट ध्यान रखना, पार्टीज के बीच में मस्ट नियर एंड डियर रिलेशनशिप का होना जरूरी है, और उसको रजिस्टर्ड बाई लॉ के थ्रू अगर आप राइटिंग में करा लोगे तभी ये वैलिड माना जाएगा, कंडीशन से। आइए उसको देख लेते हैं एक बार। एक्सेप्शन टू द दिस रूल, इस रूल का एक्सेप्शन क्या है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड माना जाएगा। कब, जब नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू होता है बेटा। यहां पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, पार्टीज के बीच में नियर एंड डियर रिलेशनशिप होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। अगर मान लीजिए हस्बैंड ने प्रॉमिस करा अपने वाइफ के साथ कि तुम्हें 10,000 रुपये एवरी मंथ मैं दूंगा, और अगर उसकी वाइफ ने उसको राइटिंग करवा लिया, रजिस्टर्ड करा लिया बेटा, तो ये वैलिड माना जाएगा। आई बात समझ में? तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन इफ मेड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड इट इज अ वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। ये वैलिड तब भी होगा जब कंसिडरेशन के बिना। बेटा जी ये एक्सेप्शन रूल कहता है, ये जनरल रूल नहीं कहता। जनरल रूल अभी भी यही कहता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बट एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल ये कहता है कि कंसिडरेशन नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वॉलंटरी सर्विसेज, बेटा जी यहां पर इनवॉलंटरी नहीं, वॉलंटरी यानी अ प्रॉमिस टू कंपनसेट द पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के केस में होता है नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज। और बेटा अगर एक बार अगर आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, मतलब गिफ्ट दे दिया, अब उसको वापस नहीं ले सकती। तो बेटा ये गिफ्ट डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन, गिफ्ट के बदले में कोई जरूरी नहीं कि आपको भी कंसिडरेशन मिली। तो ये सारे के सारे बेटा वैलिड है। ये एक्सेप्शन टू द दिस रूल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ध्यान रखिएगा। हाउ एंड वाई कंसिडरेशन वर्क्स, एक्ट एज अ लीगल बेनिफिट्स डिटरमाइन डिटरमेंट एक्सचेंज्ड बिटवीन द पार्टीज। वाई की बात करते हैं, इंश्योर फेयरनेस एंड म्यूचुअल कंसेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये अगर यहां पर बात करें फेयरनेस प्रोवाइड करता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, ठीक है बेटा। तो इसलिए कैसे और क्यों ये जरूरी है वो बात मैंने बताया। चलो आज की क्लास को अगर मैं रिकैप करूं बेटा, तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा। सबसे पहले हमने समझा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यहां पर गवर्नेंस द कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, यहां पर सारे पॉइंट जो अभी तक हम लोगों ने समझा है बेटा, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लोगे, आपको चीजें समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। इसमें एक बार इसको रीड कर लेना। इस पीपीटी को जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा बेटा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगा। जो भी बच्चे अगर हमारे टेलीग्राम ने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में गिवन है बेटा, वहां पर जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और जो चीज़ मैंने करा है, मुझे लगता है कि टाइम क्यों इसमें इन्वॉल्व करें, चीज़ें हमने ऑलरेडी करा रखा, तो इसको आराम से आप लोग पढ़ लेंगे। जो चीज़ हमने अभी तक करा है वो सब कुछ है इसमें गिवन, ठीक है बेटा। तो इसको आराम से आप लोग पढ़ लोगे, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज इसको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी आज की क्लास को मैं यहीं पे विश्राम देता हूं बेटा, यहीं पे स्टॉप करता हूं। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज का मतलब क्या होता है, कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होते हैं, साउंड माइंड के होते हैं, पर्सन जो अगर बात करें नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ, मेजर पर्संस का होता है। ये सभी बातों को अभी ना करके हम अगले क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर फ्री कंसेंट क्या होता है, इन सभी टॉपिक को बेटा मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस करा हुआ है कि मैं हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं इन डेप्थ में। तो प्लीज जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है जरूर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए क्लास मेरी बेनिफिशियल है तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा बेटा। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको अच्छा लगता है जरूर आप कीजिए, मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सभी से। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में नए उत्साह के साथ, नए जुनून के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर,
बाय बाय।